बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम केमिस्ट्री 10th क्लास और चैप्टर नंबर 9 जिसका टाइटल है केमिकल इक्विलिब्रियम उसको शुरू किया हुआ है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है वो हमने जो टॉपिक शुरू किया हुआ है उसका आखिरी लेक्चर होगा। इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने पढ़ा उनमें जो चीज़ें थी वो थी केमिकल इक्विलिब्रियम, उसको हमने डिफाइन किया था दोबारा, और उसके साथ साथ उसकी टाइप्स स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम, इनकी हमने जो है वो डेफिनेशन और साथ साथ एग्जांपल्स भी पढ़ी थी। और उसके बाद हमने एक ग्राफ पढ़ा था जो कि इक्विलिब्रियम के हवाले से था कि इक्विलिब्रियम को हम ग्राफ की शक्ल के अंदर में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उस ग्राफ को हमने एक्सप्लेन किया था। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम पहले जो है वो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के दरमियान डिफरेंसेस पढ़ेंगे। दो डिफरेंसेस जो हैं वो हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। आज उनको दोबारा रिवाइज भी कर लेते हैं। और दो जो हैं वो नए डिफरेंसेस जो मैंने आपको कहा था कि हम केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद पढ़ेंगे, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने के बाद, तो दो डिफरेंस वो होंगे। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जो पहला फॉरवर्ड रिएक्शन का जो हमारे पास डेफिनेशन है, इट इज अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट। रिएक्टेंट्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये डिफरेंस हम पढ़ चुके थे, आज उसको रिवाइज कर रहे हैं हम। रिवर्स रिएक्शन के लिए जी, इट इज अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट्स। इसके अंदर रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जबकि रिवर्स रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट को प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड जो है पॉइंट फॉरवर्ड रिएक्शन के हवाले से वो है जी, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट टू राइट होता है, जबकि जो रिवर्स रिएक्शन होता है इट टेक्स प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। दोनों डिफरेंसेस हमने पढ़ लिए थे। तीसरा डिफरेंस जी, एट इनिशियल स्टेज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट। जब रिएक्शन बिल्कुल स्टार्ट होता है तो सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होता है, क्योंकि रिएक्टेंट्स जो हैं वो हम ऐड करते हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट शुरू में बिल्कुल, यानी कि इनिशियल स्टेज में ज्यादा होता है, फास्ट होता है, तेज होता है। उसकी वजह यह है कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो ज्यादा अमाउंट के अंदर मौजूद होते हैं, तो उनका जो केमिकल रिएक्शन है आपस में, उसकी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन या आप कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ रिएक्शन, वो तेज ज्यादा होती है। इसी तरह अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो इन द बिगिनिंग, यानी कि शुरू में, बिल्कुल इनिशियल स्टेज भी कह सकते हैं, इन द बिगिनिंग भी कह सकते हैं, द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज नेग्लिजिबल। अब यहाँ पे ये दोनों का डिफरेंस देखें कि शुरू के अंदर जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो फास्ट होता है, बल्कि वेरी फास्ट होता है, जबकि जो रिवर्स रिएक्शन है इसका रेट जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ना होने के बराबर होता है। क्योंकि शुरू में जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो तकरीबन ना होने के बराबर, बिल्कुल जब जो है वो रिएक्शन शुरू होता है तो उस वक्त प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर होती हैं। अगर प्रोडक्ट्स नहीं है तो फिर उनका जो रिएक्शन है वो भी नहीं होगा और बिल्कुल ना होने के बराबर होगा। चौथा है जी, इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जाता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन ये स्पीड्स अप ग्रेजुअली, ये आहिस्ता आहिस्ता तेज होता जाता है। उसकी क्या वजह है, जैसे ही फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होता है तो वो बिल्कुल, यानी कि वेरी फास्ट रेट पर हो रहा होता है। जैसे जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन होता जाता है वैसे वैसे रिएक्टेंट कम होते जाते हैं। जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होंगे तो उनका जो रिएक्शन है वो भी स्लो डाउन हो जाएगा, जबकि वक्त गुजरने के साथ साथ प्रोडक्ट्स ज्यादा होते जाते हैं, जिसकी वजह से जो रिवर्स रिएक्शन है वो तेज होना शुरू हो जाता है। ये स्टूडेंट्स चार डिफरेंसेस हैं फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के, एक शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। दो, तीन या चारों डिफरेंसेस जो हैं वो एक शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट जो है वो हमारे पास है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट याद रखिए कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चन है एक लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल के अंदर पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये 5 पॉइंट्स हैं जी, आपकी किताब पर 5 पॉइंट्स बनाकर लिखे हुए हैं, तो उन पॉइंट्स को ही जो है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो है जी कि इक्विलिब्रियम इज ओनली अचीवेबल
and equilibrium is only achievable in a closed system. Very important, closed system. अब ये क्लोज सिस्टम क्या है, ये आगे ब्रैकेट के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि इन विच सब्सटेंसेस कैन नीदर लीव, इसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं ना तो वो निकल सकते हैं, लीव कर सकते हैं, और ना ही एंटर कर सकते हैं। इन विच सब्सटेंसेस कैन नीदर लीव नॉर एंटर, इसको हम क्लोज सिस्टम के अंदर जो है वो क्लोज सिस्टम कहते हैं इसको। ये डायग्राम आपके सामने है स्टूडेंट्स, और डायग्राम के अंदर जो है वो हमारे पास ये आपके सामने फ्लास्क बनी हुई हैं, और इन फ्लास्क के जब हमने इसको पढ़ा था हाइड्रोजन और आयोडीन, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन आयोडाइड, ये पहली एग्जांपल थी। तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि ये जो इस ये हमारे पास राउंड बॉटम फ्लास्क है, ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है इसके ऊपर ये जो गोल्डन कलर का ये कैप, इसको यानी कि कवर किया हुआ है। कवर किस लिए किया हुआ, ताकि ये क्लोज्ड सिस्टम बन सके, ना तो इसमें से रिएक्टेंट जो है वो ये से फ्लास्क में से बाहर जा सकते हैं, और ना ही बाहर से कोई सब्सटेंस जो है वो फ्लास्क में एंटर हो सकता है। तो ये एक क्लोज सिस्टम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और जो इक्विलिब्रियम होता है वो हमेशा एक क्लोज्ड सिस्टम के अंदर ही अचीव किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, और प्रोडक्ट्स के अंदर ये हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो गैस की शक्ल के अंदर है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस है, आयोडाइड जो है वो भी गैस है, दोनों गैसेस की शक्ल के अंदर हमारे पास मौजूद हैं। तो ये जो है यहाँ पर गैस बनने के साथ साथ अगर वापस यहाँ से यानी कि ये आप कहने के राउंड बॉटम फ्लास्क में से बाहर लीव करती जाए, तो फिर ये बैकवर्ड रिएक्शन तो नहीं हो पाएगा। तो अगर बैकवर्ड रिएक्शन नहीं है, रिवर्स रिएक्शन नहीं है, तो फिर तो इक्विलिब्रियम का सवाल भी पैदा नहीं होता, सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। जबकि हमने इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिस वक्त फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल रेट पर हो रहे होते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहे होते हैं। ये हमने इस डेफिनेशन में पढ़ा था। तो उस डेफिनेशन के मुताबिक अगर यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस क्लोज्ड सिस्टम को लीव कर देंगे तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन नहीं हो सकता। तो अगर बैकवर्ड रिएक्शन नहीं है, बैकवर्ड से हमारा रिवर्स रिएक्शन नहीं है, तो फिर जो है वो आप कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है वो स्टैब्लिश नहीं हो सकता। इसी तरह अगर मिसाल के तौर पर यहाँ से हाइड्रोजन गैस या आयोडीन गैस जो है वो यहाँ से जो है वो लीव होना शुरू हो जाए या यहाँ से एंटर होना शुरू हो जाए, तो उस केस के अंदर भी हम जो है वो इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं कर सकते। ये दूसरी एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये भी हम पढ़ के आए हैं, ये आपको उस वक्त भी यानी कि समझाया था कि ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें देखें ना ये जो सिस्टम है ये कोनिकल फ्लास्क, इसको कवर नहीं किया हुआ ऊपर से, इसका जो माउथ है वो ओपन है। तो यहाँ से सब्सटेंसेस जो हैं वो लीव भी कर सकते हैं और एंटर भी हो सकते हैं। जैसे कि जब हमने पढ़ा था कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब इसको हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड की फॉर्म में बनता है और जो उसके फ्लास्क के अंदर मौजूद होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म के अंदर होता है और ये स्केप आउट कर जाता है, यहाँ से निकल जाता है, लीव कर देता है, जिसकी वजह से बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होता। और अगर बैकवर्ड नहीं है तो फिर वो रिवर्सिबल नहीं है, यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और ये याद रखें कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसमें इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो सकता। जबकि बिल्कुल इधर साथ वाले डायग्राम जो है इसमें जो सिस्टम है उसको हमने क्लोज कर दिया है, और क्लोज करने के साथ साथ का फायदा ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पर लीव कर रही थी, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ से यानी कि लीव कर रही थी वो अब लीव नहीं कर रही, बल्कि वापस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बैकवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन दे रही है। इसके नतीजे में जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल बन गया है और एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा कुछ वक्त के बाद। सेकंड हमारे पास जो पॉइंट है वो है जी, एट इक्विलिब्रियम स्टेट अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये तकरीबन पॉइंट जो है वो हमने अब कह सकते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम की जो डेफिनेशन की थी ये उसी डेफिनेशन से बिल्कुल मिलता जुलता है। अगर आप उस डेफिनेशन के समय तो इस पॉइंट को समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो तीसरा पॉइंट है इस केस के अंदर हमारे पास वो है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट यानी concentration of reactants and products do not change. Even physical properties like color, density, etc. remain the same. दूसरे तीसरे पॉइंट के अंदर इसमें ये भी तकरीबन आपको इसका जो कुछ हिस्सा है वो केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन के अंदर ही मिल जाएगा कि जाहिर बात है जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है तो उस वक्त फॉरवर्ड रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बन रहे हैं और रिवर्स रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट वापस बन रहे हैं, ये दोनों इक्वल रेट पर हो रहे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना रहे हैं।
इसका मतलब ये होगा कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के अंदर, उनकी अमाउंट के अंदर तो कोई चेंज नहीं आएगा। वो तो उसी चेंज यानी कि उसी जिस कंसंट्रेशन के ऊपर, जिस अमाउंट के ऊपर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ हुआ है, वो अमाउंट, वो कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। सिर्फ अमाउंट और कंसंट्रेशन ही नहीं, बल्कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आप 9th क्लास के अंदर इसकी डेफिनेशन पढ़ के आए हैं, जिनमें से आपको एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे कलर भी है और डेंसिटी भी मौजूद है। तो कलर और डेंसिटी ये भी सेम रहते हैं। जैसे अगर मिसाल के तौर पर हम बात करें, वो हाइड्रोजन आयोडाइड वाला जो हमारे पास रिएक्शन था, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस दोनों को हम एक खास टेम्परेचर पर जब हीट करते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। आयोडीन का कलर पर्पल होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड कलरलेस होता है। तो वहां पर उस कलर चेंज की बात हम कर रहे हैं कि वहां पर जो अगर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश जब हो जाता है तो फिर वो कलर चेंज भी नहीं होता, बिल्कुल सेम रहता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास फोर्थ पॉइंट जो है वो है जी, एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम ईदर वे। कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट जो होती है वो हम हासिल कर सकते हैं फ्रॉम ईदर वे, किसी भी रास्ते, यानी कि दोनों रास्ते से। अब रास्ते कौन कौन से हैं? कहते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट से स्टार्ट करके भी इक्विलिब्रियम को हासिल किया जा सकता है, जबकि प्रोडक्ट से स्टार्ट कर भी हम इक्विलिब्रियम को हासिल कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं। अब इसके एग्जांपल में आपके पास अगेन डायग्राम आपके सामने है, हाइड्रोजन आयोडाइड वाली। अब इसमें देखें, हम इस रिएक्शन को शुरू कर सकते हैं रिएक्टेंट से, और रिएक्टेंट कौन से? हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस। हम सिंपली क्या करें, ये एक हमारे पास जो राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस दोनों मिक्स करें, दोनों को हीट करें। हीट करने पर वो जो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे, और हाइड्रोजन वापस रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास, यानी कि ये रिएक्शन हमने स्टार्ट किया यहाँ से, हाइड्रोजन आयोडाइड सॉरी हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस रिएक्शन से स्टार्ट किया, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट्स वाली साइड से जो है वो हम इक्विलिब्रियम को अटेन करें, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम रिएक्टेंट को नहीं लेंगे, हम हाइड्रोजन आयोडाइड को लेंगे फ्लास्क के अंदर। हाइड्रोजन आयोडाइड को फ्लास्क के अंदर लिया, इसको हम हीट करेंगे। हीट करने पर ये हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस बनाएगा, और ये हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस हीट करने पर वापस जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड के अंदर जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो जो इक्विलिब्रियम है, इसको हम दोनों तरीकों से, हम रिएक्टेंट से स्टार्ट करके या प्रोडक्ट से स्टार्ट करके, इन दोनों तरीकों से जिस तरह से मर्जी स्टार्ट कर लें, तो इसको अटेन किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, पांचवा और आखिरी पॉइंट, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, उनमें आखिरी पॉइंट जो है वो हमारे पास है कि एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड। हम इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब कर सकते हैं, एंड अगेन अचीव, और फिर दोबारा भी हासिल कर सकते हैं, अंडर द गिवन कंडीशंस ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। हम यानी कि जो कंडीशंस हैं कंसंट्रेशन की, प्रेशर की और टेम्परेचर की, इनको हम जो है कंट्रोल करते हुए या इनको सेम रखते हुए दोबारा हम इसको अचीव कर सकते हैं। इसके एग्जांपल के तौर पर अगेन फिर मैं जो है वो आपके सामने ये हाइड्रोजन आयोडाइड की ही एग्जांपल लेता हूँ। मैं मिसाल के तौर पर जी, हमने हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस, ये शुरू के अंदर हमने कुछ इनकी अमाउंट ली इस कॉनिकल सॉरी राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर, और हमने जो है वो रिएक्शन करवाना शुरू किया, और हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनी, और हाइड्रोजन आयोडाइड से वापस फिर जो है वो हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस दोबारा बनी, यानी कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन, और इन दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद अब मैं इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता हूँ। कैसे डिस्टर्ब कर सकता हूँ? मैं क्या करता हूँ कि इस क्लोज्ड सिस्टम के अंदर, ये जो सिस्टम है हमारे पास, ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसमें आयोडीन गैस थोड़ी सी मतलब यानी ऐड कर सकता हूँ, या हाइड्रोजन गैस थोड़ी सी ऐड कर सकता हूँ, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मैं इंक्रीज कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा, और रिवर्स रिएक्शन तो वो उतना ही रहेगा। तो इससे जो है वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब देखो ना, हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो इक्विलिब्रियम होता है, उस इक्विलिब्रियम वाला जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट पर फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों जो हैं वो बराबर हो रहे होते हैं, इक्वल रेट पर हो रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने ये यहाँ पर जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थोड़ी ज्यादा की, तो वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब कैसे हुआ? फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा हो गया और रिवर्स रिएक्शन का रेट तो वही रहेगा। लेकिन यही इक्विलिब्रियम जो है वो फिर थोड़ी देर बाद जो है वो दोबारा जो है वापस को अटेन हो जाएगा। जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड अप होगा, स्पीड अप होने के साथ
कि हम पढ़ के आए कि वो थोड़ा सा वक्त गुजरने के साथ साथ स्लो होगा और रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप होगा, दोनों फिर एक इक्वल रेट पर आ जाएंगे और दोबारा वो हम इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप ये भी कह सकते हैं कि जमीन के ऊपर एक क्रिकेट बॉल पड़ी, ये फुटबॉल की एग्जांपल है, फुटबॉल जो है वो जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, इस वक्त जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेज के अंदर है, यानी कि इसके ऊपर सारी की फोर्सेस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर और इक्वल अमाउंट के अंदर है, तो वो स्टेबल है और ग्राउंड के ऊपर पड़ा हुआ है। लेकिन आप उसी फुटबॉल को थोड़ी सी बुलंदी पर जो है वो उछाल देते हैं, उछालने के बाद वो वापस फिर जमीन पर आता है और बाउंसेस, कपल ऑफ बाउंसेस यानी कि 2-3 बाउंसेस या उसके बाद जो है वो दोबारा फिर सेटल डाउन हो जाता है। यानी कि अगर जब पहले पड़ा हुआ था फुटबॉल जमीन के ऊपर तो वो इक्विलिब्रियम में था, लेकिन हमने उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, लेकिन डिस्टर्ब करने के फौरन बाद जो है वो उसने थोड़ी देर बाद जो उस इक्विलिब्रियम को दोबारा इस्टेब्लिश कर लिया। बिल्कुल यही एग्जांपल यहाँ पर है। ले स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारे पास इतना ही है। फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है उसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल के अंदर तैयार करना है, जबकि हमारा जो मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो 5 हैं, इनको आपने अच्छी तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल के अंदर तैयार करना है और इसके लिख के भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये जो दोनों क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, दोनों ही बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के एग्जाम के हवाले से बहुत अहम है, इम्पोर्टेंट है और ये रिपीट होते हैं अक्सर क्वेश्चंस। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।